अकबर महान। इसका शासन 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम अकबर का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अकबर, इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन, अकबर के जन्म का नाम बदरुद्दीन नहीं था, जैसा कि इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि बदरुद्दीन था, लेकिन इसका बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन था। उपनाम की बात की जाए, उपनाम और उपाधि क्या क्या है इसकी, तो पहली उपाधि है दक्षिण का बादशाह, दूसरी है अर्श आसियानी। इसको अर्श आसियानी जहांगीर के द्वारा कहा गया था। जगदीश्वर, प्रजा ने उसे माना, यानी जगदीश्वर जो था उसकी प्रजा के द्वारा माना गया। खलीफा उज्जमान, खलीफा उज्जमान मजहर की घोषणा के बाद उसको इमाम आदिल, अमीरुल मोमिन आदि उपाधियों से संबोधित किया गया। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध निरंकुश शासक, प्रबुद्ध निरंकुश शासक अकबर को माना जाता है। अपने युग की संतान एवं पिता दोनों था। अकबर अपने युग की संतान एवं पिता दोनों था। आर.पी. त्रिपाठी महोदय ने कहा, मनुष्यों में जन्मजात शासक था। स्मिथ महोदय कहते हैं कि अकबर मनुष्यों में जन्मजात शासक था। स्मिथ महोदय कहते हैं मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक सर्वप्रथम एल्फिंस्टन ने माना। अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था। वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक था। उसका साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण युग था। ये कथन लेन पूल का है। इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं, जैसे जो इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अकबर के समकालीन थी। फ्रांस का हेनरी चतुर्थ, ये भी अकबर का समकालीन था। फारस का महान अब्बास अकबर का समकालीन था। इसके बारे में और एक महत्वपूर्ण बात है कि अकबर वह मुगल शासक था जो वेश बदलकर प्रजा के बीच खुद जाता था। अकबर का जो पहला जीवनीकार है बायजीत बयात था। अगला है, अकबर की शिक्षा का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन अकबर को अक्षर बोध न हो सका, इसलिए अनपढ़ ही रहा। आइए जानते हैं अकबर के जन्म के बारे में। अमरकोट, अमरकोट यहीं के राणा बीरसाल के हिंदू महल में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। हुमायूं ने सिंध में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी, जिनको मीर बाबा दोस्त कहा जाता था, की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। यही अकबर की मां थी। अकबर के जन्म की खुशी हुमायूं ने कस्तूरी के टुकड़े वितरित कर मनाया। अकबर अपनी मां का बहुत सम्मान करता था। वह उनके सामने अभिवादन की वही प्रक्रिया अपनाता था जो दरबार में एक शहंशाह के रूप में अपेक्षित होती है। अबुल फजल के अनुसार मां का अभिवादन करना चंगेजी प्रथा बुजुर्ग दास्त थी। अकबर अपनी मां के लिए अकबर अपनी मां के बाद सबसे अधिक सम्मान गुलबदन बेगम का करता था। अस्करी की पत्नी सुल्ताना बेगम तथा काबुल में जो बाबर की बहन खानजादा बेगम, उन दिनों बड़े प्यार से अकबर का पालन पोषण किया था। जब हुमायूं ईरान चला गया था 1546 ईस्वी में, अकबर का अपने माता पिता से पुनर्मिलन हुआ और अकबर का खतना संस्कार संपन्न हुआ। कलानूर, कलानूर जो है, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के गुरदासपुर के कलानूर में था। यहीं पर 14 फरवरी 1556 को 13 वर्ष 4 माह की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक ईंटों के सिंहासन पर बैरम खां की देख रेख में अबुल कासिम ने किया था। इस राज्याभिषेक का विरोध अबुल माली ने किया। हुमायूं अबुल मुआली को फरजंद या बरखुरदार कहता था। माहम अनगा, माहम अनगा अकबर की धाय मां थी, एक दमदार वकील, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। हुमायूं ने अकबर को उन्हीं के संरक्षण में रखकर ईरान चला गया था, यानी जो माहम अनगा हैं उन्हीं के संरक्षण में रखकर अकबर ईरान चला गया था। शमसुद्दीन अत्तका खां, शमसुद्दीन अत्तका खां अकबर का प्रतिपोषक धाय पिता था, यानी शमसुद्दीन जो अत्तका है अकबर का प्रतिपोषक धाय पिता था। जीजी अनगा अत्तका खां की पत्नी थी। अकबर की आयाओं में सर्व प्रमुख जीजी अनगा थी। जीजी अनगा ने अकबर को उसके जन्म के पश्चात दूध पिलाया था, अतः उसकी मृत्यु के अवसर पर अकबर ने अपना सिर मुड़वाया। अजीज कोका उसी की संतान था।
अकबर का दुधमुहा भाई था। अकबर ने एक बार कहा था, दूध का दरिया मुझे और अजीज अजीज से जोड़ता है, जो जो दूध का एक दरिया मुझे और अजीज को जोड़ता है। मिर्जा अजीज कोका को कोतलतास के नाम से जाना जाता था। अकबर ने उसे खान ए आजम की उपाधि दी। महत्वपूर्ण है कि धात्री माताओं का पूरा परिवार अतका खैल पृष्ठपोषक परिवार के नाम से प्रसिद्ध था। बैरम खां ये कराइबल तुर्क था। उसे हुमायूं ने खान बाबा एवं यार ए वफादार की उपाधि दी थी। हुमायूं ने मुनीम खां के पश्चात बैरम खां को अकबर का अतालिक संरक्षक बनाया था। अकबर की पहली जिम्मेदारी 1551 में गजनी के सूबेदार के रूप में दी गई थी। यानी अकबर को जो पहली जिम्मेदारी थी 1551 में इसे गजनी का सूबेदार बनाया गया था। 1551 में उसका विवाह हिंदाल की जो पुत्री है रुकैया बेगम से हुआ। रुकैया बेगम निसंतान रही और अकबर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रही थी। 84 वर्ष की उम्र में रुकैया बेगम का देहावसान हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 5 नवंबर 1556। जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। युद्धकर्ता मुगल अकबर, अफगान आदिल शाह। अकबर की तरफ से बैरम खां और आदिल शाह की तरफ से हेमू इस युद्ध में लड़ा था। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार आरिफ कंधारी था। हेमू ने पानीपत युद्ध से पूर्व आगरा को मुगल सूबेदार इस्कंदर खां उज्बेक तत्पश्चात दिल्ली को सूबेदार तरदी बेग से छीन लिया था। यानी जो आगरा था वहां का सूबेदार इस्कंदर खां था और दिल्ली का सूबेदार तरदी बेग था। इन दोनों को हेमू ने छीन लिया था। ये वही तरदी बेग है जिसने हुमायूं को अकबर के जन्म का समाचार सुनाया था और जिसे बैरम खां ने पानीपत युद्ध में मरवा दिया था। हेमू अपने हाथी हवाई पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर उसकी आंख में लगा और अपने हाथी हवाई से जमीन पर गिर पड़ा। आरपी त्रिपाठी महोदय कहते हैं हेमू की पराजय दुर्घटना थी, परंतु अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। पानीपत के इस युद्ध में हेमू तोपखाना का प्रयोग नहीं कर सका था। पानीपत के बाद 1557 ईस्वी में सिकंदर सूर ने आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर ने उसे माफ कर बिहार की जागीर प्रदत्त की, परंतु सिकंदर सूर भाग गया और बंगाल में इसकी मृत्यु हो गई। 1557 में अकबर ने मानकोट विजित किया और 1558 में अजमेर मुगलों ने जीता। यानी 57 में मानकोट और 58 में अजमेर को जीता। 1559 में अकबर ने ग्वालियर जीता। यानी 1559 में अकबर ग्वालियर जीतता है। 1560 में जमान ने जौनपुर जीतकर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। 1561 में आसफ खां ने अफगानों से चुनारगढ़ जीता। यानी 1561 में आसफ खां अफगानों से चुनारगढ़ जीत लेता है। बैरम खां अकबर का वकील मुतलक था। जो बैरम खां था अकबर का वकील मुतलक था। अपने अनुचरों को सुल्तान और खान की उपाधि से विभूषित किया। उसने अपने अनुचरों को, यानी जो बैरम खां अकबर का वकील मुतलक था, उसने अपने अनुचरों को सुल्तान और खान की उपाधि से विभूषित किया। बैरम खां के संरक्षण में 4 वर्ष कंधार की हानि 1558 की अतिरिक्त सफलता, सुरक्षा एवं संगठन का काल था। चूंकि प्रशासन में बैरम खां का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था, इसी कारण जो अतका खैल वंश रनबास का दल नाराज हुआ, जिसके प्रमुख सदस्य माहम अनगा, जीजी अनगा, शमशुद्दीन अतका खां, हमीदा बानो बेगम, आदम खां, पीर मोहम्मद थे। बैरम खां के पतन में इस दल का विशेष हाथ था। इधर अकबर भी अपने हाथ में सत्ता लेना चाहता था। आरपी त्रिपाठी महोदय का मत है। आरपी त्रिपाठी महोदय कहते हैं कि अकबर स्वयं बैरम खां से पीछा छुड़ाना चाहता था। औरतें तो केवल उसका हथियार थीं। वहीं बैरम खां कामरान के पुत्र अबुल माली को बादशाह बनाने की सोचने लगा था। ये वही अब्दुल माली है जिसने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। परंतु शमसुद्दीन अतका खां ने शिवालिक की तलहटी में ब्यास नदी के तट पर हुए तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां को पराजित किया। अकबर ने बैरम खां को मक्का भेज दिया, परंतु गुजरात के पाटन में अफगानों ने मुबारक खां नोहानी ने उसकी हत्या कर दी। मुस्लिम फकीरों ने
बैरम खां के शव को दफनाया था। 1561 में बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह किया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को अपना पुत्र माना। 1584 में अब्दुल रहीम को उसके पिता बैरम खां का खिताब खाने खाना दिया गया। सलीमा बेगम की मृत्यु 1612 और 1613 में हुई थी। आइए जानते हैं स्त्रैण शासन, पर्दा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट। इतिहासकार स्मिथ 1560 से 64 ईस्वी यानी 4 साल के काल को पर्दा शासन बताते हैं। वहीं अधिकतर इतिहासकार इस कालावधि को 19 मार्च 1560 से 24 जून 1562 तक ही मानते हैं। इसका आशय है इस समय अवधि में जब अकबर प्रशासनिक कृत्यों हेतु पूर्णता हरम की स्त्रियों पर निर्भर था। इसका कारण महम अनगा थी, जो कि एक दमदार वकील, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आदम खां और पीर मोहम्मद महम अनगा के पुत्र थे। अकबर ने अतका खैल सरदारों को पंजाब से हटा दिया। बायजीद बयात बताता है कि उसने प्रत्येक को हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में एक एक जागीर देकर सितारों की तरह बिखेर दिया। अकबर का विश्वास था यदि पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध नहीं किया जाएगा तो भी उसके विरुद्ध युद्ध करेंगे। साम्राज्य विस्तार के तहत अकबर का पहला अभियान मालवा 1562, असीरगढ़ 1501 और 2 अकबर की अंतिम विजय थी। 1585 और 1599 अकबर ने उत्तर पश्चिम लाहौर, काबुल, अटक में व्यतीत किया था। यानी 1585 से 1599 का जो समय है अकबर ने उत्तर पश्चिम लाहौर, काबुल और अटक में व्यतीत किया। 1591 में लाहौर से चारों दक्कनी राज्यों, जो दक्कन के राज्य थे, उनके लिए 4 कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडल भेजे गए। फैजी था उसको खानदेश भेजा गया। ख्वाजा अमीनुद्दीन को अहमदनगर, मीर मोहम्मद अमीन मासूदी को बीजापुर भेजा गया और मिर्जा मसूद को गोलकोंडा भेजा गया था। अब आइए जानते हैं अकबर के अभियान उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में सबसे पहले मालवा और मेड़ता अभियान 1562 में किया। 1564 में गढ़कटंगा, 1568 में मेवाड़, 1569 में रणथंभौर कालिंजर, 1570 में जोधपुर और बीकानेर, 1572 में गुजरात, 1576 में बिहार बंगाल और जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1581 में काबुल, 1585 में कश्मीर, 1591 में सिंध, 1592 में उड़ीसा और 1595 में कंधार तथा बलूचिस्तान। ये तो उत्तर भारत के अभियान थे। दक्षिण भारत में इसने 3 अभियान किए। खानदेश 1591, अहमदनगर 1595, असीरगढ़ विजय 1601। आइए सबसे पहले जानते हैं मालवा। 1562 में मालवा का जो शासक था बाज बहादुर था। इसकी राजधानी सारंगपुर थी। निजामुद्दीन अहमद बताता है कि बाज बहादुर राजकाज छोड़कर बिलास्ता के सुकों में लिप्त था। उसके राज्य में अत्याचारियों एवं शोषकों के हाथ बहुत लंबे हो चुके थे। फकीरों, किसानों के ऊपर अत्याचार की वजह से वे मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए थे। अतः यहां सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए अकबर द्वारा मालवा विजय करना जरूरी था। आदम खां के नेतृत्व में 1561 में मालवा अभियान हुआ। बाज बहादुर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो इतिहासकार है अब्दुल कादिर बदायूनी था। आदम खां ने मालवा के हिसाब किताब में गबन किया और नए वकील शमसुद्दीन अतका को मार दिया। अतः अकबर ने आदम खां को आगरा किले से फेंकवा दिया। उसके 40 दिन बाद जून 1562 में जो महम अनगा थी वो भी मर गई। अकबर ने पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार बनाया। बाज बहादुर ने खानदेश के सुल्तान की मदद से उस पर आक्रमण किया, परंतु भागते समय पीर मोहम्मद नर्मदा नदी में डूबने से पीर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अकबर ने अब्दुल्ला खां उज्बेक को शुजात खां की उपाधि देकर मालवा भेजा, जिसने बाज बहादुर को गिरफ्तार कर अकबर के पास भेजा। बाज बहादुर को पहले 1000 मनसबदार, बाद में 2000 का मनसब दिया गया। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती थी। उन्होंने मांडू को संगीत का केंद्र बनाया था। तानसेन
रूपमती से संगीत में हारा था। रूपमती नर्तकी, कवित्री, संगीतज्ञ थी। अकबर ने नक्कारा नगाड़ा बजाने की जो विद्या थी बाज बहादुर से सीखी थी। पति पत्नी दोनों की मजार उज्जैन में है। इसके बाद आता है मेड़ता विजय। मेड़ता विजय 1562 में जयमल को हराकर सरफुद्दीन ने मेड़ता विजय की थी। यानी जो मेड़ता विजय है इसमें जो विजय है जयमल को हराकर सरफुद्दीन ने मेड़ता विजय किया था 1562 में। इसके बाद आता है गोंडवाना गढ़कटंगा विजय। गोंडवाना गढ़कटंगा विजय 1564। ये प्रांत गढ़कटंगा के दोहरे नाम से जाना जाता था। इसका कारण इसके दो मुख्यालय गढ़ चौरागढ़ और कटंगा था। 1564 ईस्वी में आसफ खां ने दुर्गावती को नरही एवं चौरागढ़ में हराकर उसकी राजधानी चौरागढ़ को जीत लिया। चंदेल महोबा के शासक सलवाहन की पुत्री दुर्गावती थी, जो कि गढ़कटंगा में ब्याही थी। दलपति बुंदेला पति और वीर नारायण उसका पुत्र था। उसके विषय में प्रचलित था, जब भी वह किसी बाघ की खबर सुन लेती थी तो जब तक उसको मार नहीं लेती थी जल नहीं पीती थी। एक बार उसने मालवा के बाज बहादुर को भी पराजित किया था। दुर्गावती ने अपने मंत्री आधार कायस्थ को अकबर के पास सुलह हेतु भेजा था। अपने अंत समय में दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली थी। मेवाड़ का अभियान 1567-68। यहाँ का शासक महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह था। इस समय उसकी राजधानी चित्तौड़ थी। उदय सिंह ने सार्वजनिक रूप से मुगलों को मलिन विदेशी कहा और मालवा के बाज बहादुर को संरक्षण दिया। राणा का पुत्र शंकर सिंह धौलपुर में अकबर के साथ हो लिया। राजपूतों का इतिहास लिखने वाला कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कहा, राजपूतों को अपने इतिहास से उदय सिंह का नाम हटा देना चाहिए। हालांकि उसका मत सत्य नहीं है। अकबर ने फरवरी 1568 में चित्तौड़ विजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने फतेहनामा जारी किया। चित्तौड़ की महामाता मंदिर से विशाल झाड़ फानूस भी आगरा लाया। चित्तौड़ का दुर्ग आसफ खां को दिया गया। इसके पश्चात अरावली में उदय सिंह ने अपनी नवीन राजधानी उदयपुर की नींव डाली। 1572 ईस्वी में गोगुंडा में उसकी मृत्यु हुई। तदुपरांत उसके छोटे भाई जगमल को सैनिक बिलप के द्वारा गद्दी से हटाकर राणा प्रताप ने सिंहासन प्राप्त किया। जगमल ने अकबर के दरबार में जाकर शरण ली। अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर प्रदान की। जयमल मीरा भाई का चचेरा भाई फतेह सिंह फत्ता के अधीन चित्तौड़ छोड़कर उदय सिंह पहाड़ियों की ओर चले गए। अकबर ने जयमल को धोखे से गोली मार दी। फत्ता, उसकी मां एवं पत्नी ने मुगलों से युद्ध करते हुए जान दी। अकबर इनकी वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ। जयमल एवं फत्ता की हाथी पर सवार मूर्ति आगरा के किले के प्रवेश द्वार दिल्ली दरवाजा पर स्थापित की। बाद में इस मूर्ति को औरंगजेब ने हटवा दिया था। इसके तुरंत बाद बिहार और बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। यानी इसी के बाद जो बिहार बंगाल का सुल्तान था सुलेमान कर्रानी, वो भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके बाद 1569 में रणथंभौर एवं कालिंजर अभियान होता है। 1569 में बूंदी के हांडा राजपूत सुरजन राय से रणथंभौर जीता गया। सुरजन राय एकमात्र शासक था जिसको अकबर ने तब 12 वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी थी। अकबर ने काफी उदार शर्तों पर इसके साथ संधि की थी। कालिंजर का दुर्ग रीवा के रामचंद्र के अधिकार में था। उसने मजनू खां ककसाल ने 1569 में हरा दिया। रामचंद्र को इलाहाबाद के निकट जागीर प्रदान की गई। मजनू खां को कालिंजर का प्रथम मुगल सूबेदार बनाया गया। रीवा से रामतनु पांडे नामक संगीतज्ञ अकबर के दरबार में आया, जो आगे चलकर तानसेन के नाम से विख्यात हुआ। 1570 ईस्वी में जब अकबर नागौर में था, उसी समय बीकानेर के शासक राय कल्याण और जैसलमेर के शासक राबल हर्राय ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद समझते हैं, आइए महाराणा प्रताप माता जयंताबाई, पिता उदय सिंह। इनका जो जन्म है 9 मई 1540 को हुआ था। मृत्यु 19 जनवरी 1597 को। कुल जीवन काल जो है महाराणा प्रताप का 57 वर्ष है। उपनाम कीका,
इतिहासकार बदायूनी ने अपने विवरण में सर्वत्र राणा प्रताप के लिए इनके उपनाम यानी कीका का प्रयोग किया है। वस्तुतः पहाड़ी भाग में भील छोटे बच्चों को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए महाराणा प्रताप भीलों के बीच कीका के नाम से लोकप्रिय थे। इनका जो वंश था वो सिसोदिया वंश था। राज्याभिषेक 3 मार्च 1572 गोगुंडा में हुआ। कुछ अन्य जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार 28 फरवरी 1572 को होली के दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन जो वास्तविक तिथि है 3 मार्च 1572 को गोगुंडा में। राज्याभिषेक के एक वर्ष पश्चात विधि सम्मत रूप से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक समारोह हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप का पूर्वगामी शासक के नाम से लोकप्रिय मारवाड़ का नरेश राव चंद्रसेन भी यहां उपस्थित हुआ था। राजधानी कुंभलगढ़ मृत्यु से पूर्व उन्होंने चावंद को नई राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप के संरक्षण में हकीम सूर और चित्रकार निसारुद्दीन मेवाड़ में रहे। कौन कौन इनके संरक्षण में? महाराणा प्रताप के हकीम खां सूर और चित्रकार निसारुद्दीन मेवाड़ में रहे। मेवाड़ में भूमिगत जल स्रोतों की खोज, पेड़ पौधों के संरक्षण हेतु महाराणा ने बाल सखा एवं दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र से 1577 में एक ग्रंथ लिखवाया, जिसे प्रारंभ में प्रताप वल्लभ कहा गया, परंतु महाराणा प्रताप के आग्रह पर इसका नाम विश्व वल्लभ रखा गया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बलीचा गांव में इसके सम्मान में छतरी निर्मित है। हाथी का नाम राम प्रसाद था। अकबर ने हाथी का नाम पीर प्रसाद रखा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। अन्य नाम अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, यानी जो अबुल फजल है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहता है। बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहता है। कर्नल टाड मेवाड़ के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहता है। जिस स्थल पर युद्ध हुआ उसे रक्त तलाई कहा जाता है, क्योंकि मैदान में दोनों सेनाओं के सैकड़ों योद्धाओं के घाव से बहे रक्त ने एक ताल का स्वरूप ले लिया था। राजपूत सेनापति उपसेनापति यानी जो राजपूत सेनापति महाराणा प्रताप थे उनका उप सेनापति हकीम खां सूर था। मुगल सेनापति मान सिंह और उप सेनापति आशफ खां था। परिणाम, दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय का दावा करते हैं। हाल ही में डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने राज प्रशस्ति, प्रकाश एवं जगदीश्वर मंदिर प्रशस्ति के आधार पर नवीन मत प्रतिपादित किया। युद्ध में अंततः महाराणा प्रताप ही विजय हुआ था। किसके अनुसार? चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार। इतिहासकार बदायूनी था, मेवाड़ के युद्ध में गाजी का खिताब पाने हेतु अकबर की अनुमति से एक सैनिक के रूप में सम्मिलित हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ ही वह राजपूत रियासत थी जिसने अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके, आत्मसमर्पण नहीं किया। इतिहासकार कर्नल टाड के अनुसार हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली है तथा देवार का युद्ध उसका मैराथन। कर्नल टाड कहता है कि हल्दी घाटी मेवाड़ का थर्मोपल्ली है, देवार का युद्ध उसका मैराथन। बीए स्मिथ के अनुसार, इतिहासकार बीए स्मिथ के अनुसार देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा अपराध था। 1575 में सिवाना दुर्ग, जो कि मारवाड़ ने चंद्रसेन की शक्ति का केंद्र था, 1575 में सिवाना दुर्ग जो कि मारवाड़ के चंद्रसेन की शक्ति का केंद्र था, पर विजय के पश्चात अकबर ने मेवाड़ पर हमला किया। मानसिंह मांडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडा से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। यानी 1575 में सिवाना दुर्ग, जो कि मारवाड़ के चंद्रसेन की शक्ति का केंद्र था, पर विजय के पश्चात अकबर ने मेवाड़ पर हमला किया। मानसिंह मांडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचता है। इसी समय राणा प्रताप का जो भाई सागर है अकबर से मिल जाता है। हालांकि युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए 4 दूत मंडल भेजे थे। पहला दूत मंडल जलाल खां कूर्ची के नेतृत्व में नवंबर 1572 में गया। दूसरा मानसिंह के नेतृत्व में जून 1573 में। तीसरा भगवान दास के नेतृत्व में जून 1573 में। चौथा राजा टोडरमल के नेतृत्व में नवंबर 1573 में गया।
मानसिंह से तो महाराणा प्रताप ने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन भगवान दास द्वारा जो खिलत ले जाया गया था उसको राणा ने पहन लिया और अपने पुत्र अमर सिंह को उनके साथ मुगल राजधानी भी भेजा था। अंततः दोनों पक्षों के बीच विख्यात हल्दी घाटी युद्ध हुआ। महत्वपूर्ण है कि ये युद्ध देशी हिंदू विदेशी मुसलमानों के बीच लड़ाई नहीं थी, क्योंकि महाराणा की तरफ से हकीम खां सूर जैसे मुसलमान भी सम्मिलित हुए थे। बीदा झाला ने युद्ध में राणा प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए उनका मुकुट धारण कर लिया। चूंकि मानसिंह एवं आसफ खां महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए, इसलिए अकबर ने कुछ समय के लिए दोनों का दरबार में प्रवेश निषेध कर दिया था। 13 अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं गोगुंदा आया। शहनवाज खां को राणा प्रताप को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सका। सर्वप्रथम जालौर पर अधिकार कर अक्टूबर 1576 ईस्वी में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध प्रस्थान किया। गोगुंडा में अकबर ने कुली खां को ईदर के राय नारायण के विरुद्ध भेजा, क्योंकि राणा प्रताप ने उसे अकबर के विरुद्ध उकसाया था। राजा भगवान दास एवं कुतुबुद्दीन को राणा प्रताप के विरुद्ध नियुक्त किया गया। मुगल सेना ने ईदर जीत लिया और राजा ने राणा प्रताप की भांति पहाड़ियों में जाकर शरण ली। 1577 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध भगवान दास, मानसिंह, शहनवाज खां को नियुक्त किया। गोगुंडा, कुंभलगढ़ एवं उदयपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया, परंतु वे राणा को पकड़ नहीं पाए। इसके पश्चात महाराणा अरावली की पहाड़ियों में चले गए और मुगलों से छापामार युद्ध विधि से युद्ध किया। आगे चलकर इस युद्ध पद्धति को बरगीगिरी के नाम से मलिक अंबर और शिवाजी ने विकसित किया। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ छोड़कर मेवाड़ के अधिकांश भागों को पुनर्विजित कर लिया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने नायकों से प्रतिज्ञा कराई, उसका देश तुर्कों के हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। कर्नल टॉड के अनुसार यदि मेवाड़ उसका अपना थ्यूसिडीज एवं जोनाफोन यूनानी इतिहासकार होता तो ऐतिहासिक प्रतिभा के लिए पेलोपोनेसिस यानी यूनान की प्रसिद्ध घटनाओं का युद्ध भी उतना रंग बिरंगे प्रसंग प्रदान न करता जितने मेवाड़ के अनेक